So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to Economic Survey 2025-26. Second issue is related to healthcare spending in India. Fourth issue is globalization shifting under a Trump world order. Fourth issue is related to India Arab League Summit 2026. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about Economic Survey 2026. Why a news? The Economic Survey 2025-26 was tabled in the Parliament of India by Union Finance Minister on January 29, 2026. Recently, Union Finance Minister ने पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 टेबल किया है. Economic Survey serve as the official report card of the Indian economy for the 2025-26 fiscal year. इकोनॉमिक सर्वे इंडिया की इकोनॉमी का एक ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड होता है. थीम पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर विद अ फोकस ऑन रिसिलियंस एंड स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी. इस इकोनॉमिक सर्वे का जो थीम रहा है वो पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर रहा है. व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? The Economic Survey of India is the flagship annual document released by the Ministry of Finance, serving as government's official report card on the national economy. Economic Survey of India मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज किया जाने वाला एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट की एक नेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड होता है. पर्पज रिव्यू द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ द पास्ट 12 मंथ, समराइज द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोवाइड एन आउटलुक फॉर कमिंग ईयर. इकोनॉमिक सर्वे पास्ट 12 मंथ इट मीन्स 1 ईयर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड रिव्यू करता है. साथ ही मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम का परफॉर्मेंस क्या रहा है लास्ट ईयर में उसको समराइज करता है. कमिंग ईयर के लिए एक आउटलुक प्रोवाइड कराता है. प्रिपरेशन इकोनॉमिक सर्वे इज ड्राफ्टेड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर आने वाले इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है. टाइमिंग traditionally tabled in both houses of parliament by the union finance minister on one day before the union budget. ट्रेडिशनली इकोनॉमिक सर्वे को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के बिफोर टेबल किया जाता है. यूनियन बजट से वन डे बिफोर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. लीगल स्टेटस अनलाइक द बजट विच इज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 112, the survey is not legally binding and its recommendations are advisory. इकोनॉमिक सर्वे बजट से थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज बजट आर्टिकल 112 के अंडर मैंडेटरी होता है जबकि सर्वे लीगली बाइंडिंग नहीं होता है और सर्वे के जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो ओनली एडवाइजरी होते हैं. Structure and content of economic survey. The survey is typically divided into two main parts. Part A, this part focus on macro trends, conceptual issues, and the broad analytical review of the economy. इकोनॉमिक सर्वे टू पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए के अंडर मैक्रो ट्रेंड्स पर फोकस किया जाता है, कंसेप्चुअल इश्यूज पर फोकस किया जाता है, इकोनॉमी का ब्रॉड एनालिटिकल रिव्यू किया जाता है. पार्ट बी प्रोवाइड डिटेल डाटा ड्राइवन एनालिटिक्स ऑफ द स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन. पार्ट बी के अंडर डाटा ड्राइवन एनालिटिक्स किए जाते हैं स्पेशली इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डाटा ड्राइवन एनालिटिक्स पार्ट बी के अंडर होते हैं. की हाईलाइट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2025-26. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की हाईलाइट्स क्या क्या है? GDP growth projections. India is projected to grow at 6.8% to 7.2% in financial year 2027. फाइनेंशियल ईयर 27 इट मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.8 टू 7.2% तक प्रोजेक्टेड की गई है. फॉर द करंट फिस्कल ईयर रियल जीडीपी ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 7.4%, solidifying India's position as the fastest growing major economy for the fourth consecutive year. करंट फिस्कल
फिस्कल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.4% एस्टिमेट की गई है। मीडियम टर्म आउटलुक, द सर्वे अपग्रेडेड इंडियाज मीडियम टर्म पोटेंशियल ग्रोथ rate to 7% up from the earlier 6.5% estimate. Inflation, retail inflation has been tamed and anchored, reaching historical low with an average of 1.7% between April and December 2025. रिटेल इन्फ्लेशन को भी इस फाइनेंशियल ईयर में टैम्ड एंड एंकर्ड किया गया है और हिस्टोरिकल लो लेवल पर रहा है। एवरेज 1.7% तक रिटेल इन्फ्लेशन को डाउन किया गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन, द यूनियन गवर्नमेंट अचीव्ड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4.8% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड सेट अ टारगेट ऑफ 4.4% फॉर फिस्कल ईयर 2026। यूनियन गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट 4.8% ऑफ द जीडीपी अचीव किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 का ये फिस्कल डेफिसिट रेट है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो 4.4% सेट किया गया है। की एलोकेशंस, रुपीज 20,000 करोड़ फॉर द न्यूक्लियर मिशन टू रीच 100 गीगावाट बाय 2047। 2047 तक 100 गीगावाट तक रीच करने के लिए न्यूक्लियर मिशन के लिए रुपीज 20,000 करोड़ रुपीज का एलोकेशन किया गया है। स्ट्रेटेजिक थीम, स्वदेशी, a legitimate policy instrument for strategic resilience in world where trade is no longer reciprocal. AI warning, this survey warns of a 10 to 20% chance of a global crisis worse than 2008, driven by potential systematic shock in AI infrastructure and geopolitical tensions. इस सर्वे के अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वार्निंग गिवन किए गए हैं। इस वार्निंग के अंडर 2008 के कंपेयर में एक ग्लोबल क्राइसिस के चांस 10 to 20% है और ये जो ग्लोबल क्राइसिस होगा ये 2008 ग्लोबल क्राइसिस से भी वर्स होने वाला है। और ये जो ग्लोबल क्राइसिस होगा मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस में सिस्टमेटिक शॉक की वजह से ड्राइवन हो सकता है। डिजिटल एडिक्शन, मेंशन एज अ पब्लिक हेल्थ रिस्क फॉर चिल्ड्रन, सजेस्टिंग एज बेस्ड एक्सेस लिमिट फॉर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस इकोनॉमिक सर्वे के अंडर पब्लिक हेल्थ रिस्क डिजिटल एडिक्शन को एक पब्लिक हेल्थ रिस्क के तौर पर मेंशन किया गया है स्पेशली चिल्ड्रन के लिए। और चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एज लिमिट करने का यहाँ पर सजेशन गिवन किया गया है। What is the status of healthcare sector in India? In this session, we will discuss status of healthcare expenditure in India. We will also discuss issues and challenges before healthcare sector in India. The 2017 National Health Policy had committed to increase health expenditure by government from the existing 1.15% to 2.5% of GDP by 2025. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर टारगेट सेट किया गया था कि 2025 तक इंडिया में हेल्थ एक्सपेंडिचर को 1.15% से 2.5% तक इंक्रीज किया जाएगा। This has not achieved because Union government has not increased its health budget as required over the last decade. 2025 तक ये टारगेट अचीव नहीं किया जा सका बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट ने हेल्थ बजट में रिक्वायर्ड इंक्रीज नहीं किया है। कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स एंड डाटा, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ट्रेंड्स क्या रहे हैं, क्या डाटा है। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 1.13% ऑफ जीडीपी टू 1.84% बट नाउ 1.15%। 2014-15 में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जीडीपी का 1.13% हुआ करता था। 2021-22 में 1.84% तक इंक्रीज हुआ बट प्रेजेंट में यह 1.15% है। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू 9,04,461 करोड़ इन 2021-22। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर 2021-22 में 9,04,461 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर decline from 62.6% to 39.4% of total health expenditure, though it still account for nearly 47% of total cost in some estimate.
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी 2014-15 के कंपेयर में डिक्लाइन हुआ है। 2014-15 में 62.6% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुआ करता था, वहीं 2021-22 में 39.4% तक ये डिक्लाइन हुआ है। Per capita spending. Government health spending per capita nearly 3 times from rupees 1,108 to rupees 3,169. पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 2014 का कंपेयर में इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स अबाउट 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 2014 में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हुआ करता था पर कैपिटा वो 1,108 रुपीज हुआ करता था, वहीं 2021 में ये 3,169 तक इंक्रीज हुआ। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू 8.7% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन 2021-22, up from 5.7% in 2014-15। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर भी 2014 के कंपेयर में 2021 में इंक्रीज हुआ है। 2014 में सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर 5.7% था, जो कि 2021-22 में 8.7% हो चुका है। बजटरी एलोकेशन इन 2024-25 बजट रुपीज 90,958 crore were allocated, a 12.96% increase over the previous year's revised estimate। 2024-25 बजट में हेल्थ के लिए अबाउट 90,958 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में 12.96% का इंक्रीज है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ। हेल्थ पर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का स्पेंडिंग यहाँ पर कंपेयर किया गया है। हम देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर ईयर बाय ईयर डिक्रीज हुआ है। 2017-18 में 0.32% इसका एलोकेशन हुआ करता था, वहीं ये 2025-26 में 0.29 तक रिड्यूस हुआ है। एंड ये जो दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है 0.29% ऑफ जीडीपी। स्टेट का अगर शेयर देखा जाए तो हेल्थ एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में स्टेट का शेयर ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। 2017-18 में 0.67% हेल्थ पर एक्सपेंडिचर स्टेट का हुआ करता था, वहीं 2025-26 में ये 1.1% तक इंक्रीज हुआ है। फैक्टर्स इम्पैक्टिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग। हेल्थ केयर स्पेंडिंग को एफर्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है? इट मीन्स हमारे इंडिया में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कुछ डिकेड के कंपेयर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इंक्रीज हुआ है, बट कौन कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं? नंबर ऑफ आयुष्मान भारत, इट रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन विया इंश्योरेंस कवरेज। आयुष्मान भारत के अंदर जो इंश्योरेंस कवरेज गिवन किया गया है, इससे फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हुआ है पीपल का। पीएम अभिम स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी टर्टियरी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम अभिम के थ्रू प्राइमरी टर्टियरी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया है। कोविड-19 इम्पैक्ट बिटवीन 2020-21 एंड 2021-22 पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर रोज 37%। कोविड पैंडेमिक के ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 37% तक रोज हुआ है। 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांटेड रुपीज 70,051 crore फॉर स्ट्रेंथनिंग लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। लोकल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने 70,051 करोड़ रुपीज ग्रांट किए थे। ज्यादातर डाटाज में हम 2021 के साथ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2021-22 का जो ये फाइनेंशियल ईयर रहा है, यहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर मैसिव तरीके से एक्सपेंड किया गया था। यही वजह है कि हम लोएस्ट से हाईएस्ट का कंपेयर कर रहे हैं। इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इंडिया में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं? हाई हाउस होल्ड बर्डन। डिस्पाइट फॉलोइंग, इंडिया out of pocket expenditure is among the highest in the world, which causing financial distress। इंडिया में हाउस होल्ड का हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इंडिया में पीपल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। बिलो टारगेट,
Public expenditure remain below to 2.5% of GDP goal set by National Health Policy 2017। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में गोल सेट किया गया था कि हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाएगा वो जीडीपी का 2.5% तक किया जाएगा, बट ये टारगेट अचीव नहीं हो सका। डिस्पैरिटीज, significant variation exists in health spending between state UP, Kerala and West Bengal have higher relative out-of-pocket expenditure। इंडिया के स्टेट के बिटवीन भी हेल्थ स्पेंडिंग से रिलेटेड सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हैं। यूपी, केरला एंड वेस्ट बंगाल के अंदर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हायर है अदर स्टेट के कंपेयर में। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इन लास्ट डिकेड, इंडियन हेल्थ पॉलिसीज का लास्ट डिकेड से लेकर अब तक क्या हिस्ट्री रहा है। Public health policies are health policies made by the government based on the resource available to address public health need। Public health policies हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज होती हैं जो कि पब्लिक हेल्थ नीड को एड्रेस करने के लिए अवेलेबल रिसोर्स के बेस पर टेकिंग की जाती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्टेड इन 2005। नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्टेड इन 2013। इंडिया में 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन had various policies which strengthen the secondary and tertiary level health care in public sector। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज होती हैं जो कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में सेकेंडरी एंड टर्टरी लेवल हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स पब्लिक सेक्टर में सेकेंडरी एंड टर्टरी लेवल हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए वेरियस पॉलिसीज जो टेकिंग की जाती है वो नेशनल हेल्थ मिशन 2013 के अकॉर्डिंग टेकिंग की जाती है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम strengthening the institutions of primary health care which have to build goodwill and trust among the people about public sector health care। इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है सो दैट इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर के प्रति पीपल की गुडविल एंड ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके। फोकस ऑन पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इंस्टेड द प्राइवेट इंश्योरेंस, द फोकस हैज शिफ्टेड एंटायरली ऑन पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सच एज द PMJAY अंडर आयुष्मान भारत सिंस 2018। इंडिया में जो मैसिव शिफ्ट हुआ है वो ये हुआ है कि पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस अब बढ़ा है। इट मीन्स प्राइवेट इंश्योरेंस पर रिलाई करने के बजाय अब पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर फोकस बढ़ा है और इसके लिए एक बिग एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। आयुष्मान भारत के अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है। 6,155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इंडिया में अबाउट 6,155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। 26,636 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। 1,67,275 सब सेंटर्स हैं। 759 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री एंड 770 डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटी अदर देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबको इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स अभी जो हमने डिस्कस किया है इंडिया के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, इन सभी के कॉम्बिनेशन से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इसको नेम गिवन किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन 2023 all the health and wellness centers have renamed to आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 2023 में इंडिया के और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ रीनेमिंग किया गया। What are challenges before public health system in India? पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिफोर इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं।
नंबर वन, लैक ऑफ प्रिवेंटिव प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। नंबर टू, लैक ऑफ क्यूरेटिव केयर। नंबर थ्री, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट टुवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नंबर फोर, मोर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। Number one, lack of preventive program and health promotion activities. Vulnerable and the poor people's day-to-day livelihood should be addressed through prevention program and health promotion activities. इंडिया में प्रिवेंटिव प्रोग्राम का लैक है। इट मीन्स पीपल की जो डे टू डे लाइवलीहुड है उससे रिलेटेड उसको एड्रेस करने के लिए इंडिया में प्रिवेंटिव प्रोग्राम को इंक्रीज करने की जरूरत है। साथ ही हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज को भी यहाँ पर हमें लॉन्च करना होगा। नंबर वन, लैक ऑफ क्यूरेटिव केयर। इट इज बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर दैट आर नीड इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में जो सबसे ज्यादा नीड है वो बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर का नीड है। नंबर थ्री, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ओवर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लेकर पब्लिक ट्रस्ट का लॉस भी इंडिया में एक बिग कंसर्न है। Trust of people lost in a private sector due to commercial interest and public sector due to overcrowding of healthcare with inadequate infrastructure. People का ट्रस्ट पब्लिक सेक्टर के प्रति कॉमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से लॉस हुआ है। वहीं पब्लिक सेक्टर के प्रति ओवरक्राउडिंग एंड इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लॉस्ट हुआ है। नंबर फोर, मोर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा फेवर किया गया, ये भी एक बिग इशू है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। द गवर्नमेंट हैज वीकेंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय नॉट स्ट्रेंथनिंग सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर इन द पब्लिक सेक्टर एंड इंस्टेड फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इंडियन गवर्नमेंट ने सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर को स्ट्रेंथन, पब्लिक सेक्टर के सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर पर फोकस नहीं किया है और प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फेवर किया है। ये इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक बिग कंसर्न हो सकता है। अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन was launched in 2013. It subsumed the National Rural Health Mission 2005 and the National Urban Health Mission 2013. इंडिया में 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। इसके लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 इन दोनों मिशन को इस एक स्कीम के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया। द मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इंक्लूड strengthening health system in rural and urban areas for reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health care and communicable and non-communicable disease। नेशनल हेल्थ मिशन के जो मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट हैं उनमें फर्स्ट रूरल एंड अर्बन एरियाज में हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना रहा है। साथ ही कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को ओवरकम करना रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन एम टू यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। नेशनल हेल्थ मिशन का जो मेन एम रहा है वो इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज तक यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर करना रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री सर्विसेज रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड फॉर मेजर डिसीज सच एज टीबी, वेक्टर बोर्न डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड कालाजार, लेप्रोसी एटसेट्रा। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही कुछ मेजर डिसीज सच एज टीबी, वेक्टर बोर्न डिसीज सच एज मलेरिया, डेंगू एंड कालाजार, लेप्रोसी एटसेट्रा, इन सभी के लिए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक रिड्यूस करने का इसके अंदर टारगेट रखा गया था।
और ये टारगेट अचीव भी किया। प्रेजेंट में इंडिया के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 से भी कम हो चुका है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 1/1000 लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 1/1000 तक रिड्यूस करना टारगेट रखा गया। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया। 25/1000 तक इसको रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया। प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन। वुमेन के अंदर एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए टारगेट सेट किए गए हैं। प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिसीज। मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को भी प्रिवेंट एंड रिड्यूस करने के लिए इसमें टारगेट सेट किए गए हैं। स्पेशली कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिसीज से रिलेटेड अगर कोई मॉर्टेलिटी होता है, मॉर्बिडिटी होता है, देन उसको प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं। रिड्यूस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया गया। रिड्यूस एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम टीबी बाय हाफ। टीबी से रिलेटेड एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी को हाफ तक रिड्यूस करने का यहाँ पर प्लान, ऑब्जेक्टिव सेट किया गया। Reduce prevalence of leprosy to less than 1/10,000 population and incidence to 0 in all district। लेप्रोसी को रिड्यूस करने के लिए भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर टारगेट सेट किए गए। इट मीन्स लेप्रोसी को लेस देन 1/1000 तक रिड्यूस करने का प्लान सेट किया गया। ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 0 इंसिडेंस को अचीव करने के लिए टारगेट सेट किए गए। एनुअल मलेरिया इंसिडेंस टू बी लेस देन 1/1000। मलेरिया इंसिडेंट को रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किए गए। मलेरिया इंसिडेंस को लेस देन 1/1000 तक रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया गया। लेस देन 1% माइक्रोफिलेरिया प्रिवेलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। ऑल डिस्ट्रिक्ट में माइक्रोफिलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर टारगेट सेट किए गए और लेस देन 1% तक इसको रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया गया। एम्स टू कालाजार एलिमिनेशन बाय 2015। कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए 2015 तक टारगेट सेट किए गए। लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन ऑल ब्लॉक। ऑल ब्लॉक में 10,000 पॉपुलेशन पर लेस देन 1 केस का टारगेट यहाँ पर रखा गया। इट मीन्स 1 से भी कम यहाँ पर कालाजार इंसिडेंस का टारगेट यहाँ पर रखा गया। मेजर इनिशिएटिव सपोर्ट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर मेजर इनिशिएटिव क्या क्या रहे हैं? नंबर 1 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नंबर 2 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव। नंबर 4 पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। नंबर 5 आयुष्मान भारत। नंबर 6 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अचीवमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? नंबर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। नंबर 2 ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। नंबर 3 हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स। नंबर 4 एड्रेसिंग हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। नंबर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे उनका इम्पैक्ट इंडिया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है। बिकॉज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन्फेंट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ कम हुआ है। नंबर ऑफ ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। नेशनल हेल्थ मिशन टारगेट टू बिल्ड अ नेटवर्क फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज विद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इट ऑल्सो ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी सेकेंडरी केयर सर्विसेज टू सिटीजन्स। नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ साथ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के नेटवर्क को बिल्ड करने का टारगेट रखता है। एडमिस इंडिया में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं ये सभी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही ओपन किए गए हैं।
It also offers comprehensive primary and secondary care service to the citizens. सिटीजन्स के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर सर्विसेज भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर 3, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स। नेशनल हेल्थ मिशन enable the design and implementation of reforms especially related to governance, procurement and technology. Number 4, addressing high out-of-pocket expenditure (OOPE). To reduce current high level of OOPE, free drugs and free diagnostic services initiatives have been implemented under the National Health Mission. हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव्स एंड अदर इनिशिएटिव इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए गए। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक। पीपल का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर जो होता है हेल्थ से रिलेटेड वो ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक से रिलेटेड होता है। इसके लिए 70% एक्सपेंडिचर पीपल का ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक पर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर की स्टेटिस्टिक्स। हेल्थ केयर सेंटर्स नेटवर्क इन इंडिया। प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्रूव डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया, हेल्थ केयर स्पेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ केयर सेंटर नेटवर्क इन इंडिया। इंडिया हैज 1,69,615 सब सेंटर्स, 31,882 primary health centers, 6,359 community health centers serving rural and urban population. इंडिया में अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन को बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स सर्विंग कर रहे हैं। इंडिया में सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वर्किंग है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक्सपेंशन। India has established 1.6 lakh plus health and wellness centers which deliver comprehensive services such as NDCs, non-communicable disease care and maternal and child health. इंडिया के अंदर अबाउट 1.6 लाख प्लस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वर्किंग है जो कि comprehensive services such as non-communicable disease care and maternal and child health से related services provide करा रहे हैं। Improved doctor population ratio in India. India's doctor population ratio currently stands at 1:834, surpassing the WHO standard of 1:1000, which indicates progress in healthcare access. इंडिया में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो करंटली WHO के द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड के कंपेयर में काफ़ी बेटर है, बिकॉज WHO ने डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1:1000 लगभग सजेस्ट किया है, बट इंडिया के अंदर डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो अबाउट 1:834 है प्रेजेंट में। ये इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। हेल्थ केयर एक्सपेंडिंग। India invests 2.1% of its GDP in health, emphasizing the strengthening of primary care through आयुष्मान भारत and health and wellness centers. ये जो डाटा है ये थोड़ा रॉन्ग है। प्रेजेंट में इंडिया 1.13% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करता है हेल्थ केयर सेक्टर पर। आयुष्मान भारत एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जैसे इनिशिएटिव ने प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन किया है। की कंसर्न इन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड इंडिया में की कंसर्न क्या क्या है? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लिमिटेड एक्सेस इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, ओवरबर्डन फैसिलिटीज, fragmented preventive and curative care, inadequate infrastructure. Many primary health centers lack basic facilities. Only 30% of PSCs operate with all the required infrastructure. Shortage of human resource. There is a significant shortage of doctors, nurses, and lab technicians. For example, over 65% of community health centers specialist posts were vacant. High out-of-pocket expenditure. Despite public scheme, more than 48% of health expenditure in India is covered out of pocket by individuals, often leading to catastrophic health spending. Limited access in rural and remote areas. Nearly 8% of sub-centers and primary health centers are in hard-to-reach areas with poor connectivity, hampering healthcare delivery to hilly and tribal populations. Overburdened facilities.
Primary health centers often serve populations significantly larger than recommended. One PSC per 30,000 people, 20,000 in tribal areas, compromising quality of care. Fragmented preventive and curative care. Preventive, promotive, and curative services lack integration. Mental health services are available in fewer than 20% of primary care facilities. How PHCs can be strengthened in India? इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है? स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, integrate preventive and holistic care, promote digital health solutions, enhance community engagement, encourage public-private partnership, increase financing and governance, improve quality and accountability, strengthen health infrastructure. Need to upgrade sub-centers, primary health centers, community health centers with essential facilities and a reliable medicine supply. Integrate preventive and holistic care. Promote health and wellness centers for comprehensive services including prevention, mental health, and lifestyle management. Promote digital health solutions. Implement the National Digital Health Mission for better health record management and telemedicine. Enhance community engagement. Use ASAs and village health committees to boost health awareness and service uptake. Enhance public-private partnership. Collaborate with private sector and NGOs to innovate and improve service delivery. Encourage financing and governance. Need to raise public health spending to 2.5% of the GDP, focusing on transparent governance, improve quality and accountability, regularly audit and gather patient feedback to uphold Indian public health standard and national quality assurance standard. चेंजिंग नेचर ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का नेचर अब चेंज हो रहा है. इवॉल्विंग पब्लिक हेल्थ लैंडस्केप, India's public health challenges are evolving due to lifestyle change, urbanization, and economic growth, necessitating updated health strategies. इंडिया का पब्लिक हेल्थ चैलेंज अब इवॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. ये सब चेंजिंग इंडियन हेल्थ स्ट्रेटजीज को अपडेट करने के लिए बूस्ट कर रहे हैं या नेसेसिएट कर रहे हैं. राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अब बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक डायबिटीज, cardiovascular disease and cancer account for over 60% of global death. ग्लोबली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जितना डेथ होता है, इनमें 60% डेथ डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड कैंसर से रिलेटेड है. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR poses a critical threat due to antimicrobial antibiotic overuse, endangering effective treatment and increasing mortality and health cost. Mental and zoonotic health threat. Mental health disorders are rising across all ages, and disease like COVID-19 highlighted the need for integrated health systems. Need for a holistic approach. Effective public health today require an integrated view that consider environmental conditions, social determinants, and the individual health behaviors. गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जन औषधि स्कीम. आयुष्मान भारत, health and wellness centers provide primary health services including preventive, curative, and palliative care in 150,000 sub-centers and PSCs across India. इंडिया में आयुष्मान भारत के अंदर ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए हैं. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. इसके अंदर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव फैसिलिटीज, पैलिएटिव केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. इंडिया के अंदर अबाउट मोर देन 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जिसके अंदर सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं. नेशनल हेल्थ मिशन seek to enhance healthcare infrastructure accessibility, focusing on child and maternal health, immunization, family planning and disease control. इंडिया में 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करना,
चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ पर फोकस करना, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, डिसीज कंट्रोल पर फोकस करना रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभिम enhance health infrastructure through block public health units and improved district health systems। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभिम के अंदर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के थ्रू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड standardize healthcare quality by defining minimum service norms and improving consistency in primary healthcare। National Digital Health Mission aims to digitize health record and improve healthcare efficiency and accessibility through digital platform। इंडिया में हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए, हेल्थ केयर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है। जन औषधि स्कीम प्रोवाइड अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्र इंश्योरिंग एक्सेस फॉर रूरल पॉपुलेशन। इंडिया में जन औषधि स्कीम के अंडर जन औषधि केंद्र के अंडर अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं। हाउ इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बन रहा है। नंबर इंडिया स्ट्रेंथन वीजा प्रोसेस, enhanced hospital infrastructure and robust public-private partnership। Why India is becoming the preferred medical destination for international patients। Number two, India is addressing the global shortfall of healthcare professionals by training and deploying more doctors, nurses, and paramedics abroad। Number three, Indian expertise support healthcare systems worldwide while creating new opportunities for our skilled professionals। Number four, introduction of cutting-edge technologies to deliver quality healthcare has strengthened India's position as a global healthcare player। Number five, both private and public hospitals have played an integral role in this progress। Number six, Apollo was the first hospital to launch proton therapy for advanced cancer care in this part of the world and continue to attract patients from countries such as Australia and UK। In this session, we will discuss is globalization shifting under a Trump world order। Globalization is usually described as the expansion of free trade of goods and services। That is an incomplete description। ग्लोबलाइजेशन को यूजुअली गुड्स एंड सर्विस के फ्री ट्रेड के एक्सपेंशन के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है, बट यह एक इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है। ग्लोबलाइजेशन इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिफाइन हाउ गवर्नमेंट्स रन मार्केट एंड सोसाइटी and how they engage with each other and with network global institutions that they had established। रियल में ग्लोबलाइजेशन एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि गवर्नमेंट किस तरह से मार्केट एंड सोसाइटीज को रन करेंगे, गवर्नमेंट किस तरह से अदर गवर्नमेंट एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने आप को एंगेज करेंगे, ये सब इसके अंदर डिफाइन होता है। इट वॉज एसोसिएटेड विद लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल कॉपरेशन। ग्लोबलाइजेशन लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल कॉपरेशन के साथ एसोसिएटेड है, बट नाउ दैट सिस्टम इज ओवर। प्रेजेंट में सारा सिस्टम अब शिफ्टिंग हो रहा है। इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन के अंडर जिस तरह से एक गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने आप को एंगेज करती है, ये नेचर अब शिफ्ट हो रहा है। साथ ही लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, ग्लोबल कॉपरेशन के साथ इसका जो एसोसिएशन है, इन सभी का नेचर भी अब चेंज हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, स्पेशली इसमें डोनाल्ड ट्रंप एरा का एक बहुत ही बड़ा रोल है। What is globalization? Globalization means encouraging global interconnectedness through flow of goods, capital, tech, ideas, and people, driven by tech and transport। ग्लोबलाइजेशन गुड्स, कैपिटल, टैग, आइडियाज एंड पीपल के थ्रू ग्लोबली इंटरकनेक्टेडनेस का इंक्रीजिंग होना है। स्पेशली ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है प्रेजेंट में टैग एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ड्राइवन किया जा रहा है। इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड इंडिया आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म, ब्रिंगिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को सिग्निफिकेंटली तरीके से इम्पैक्ट किया है। 1991 के बाद इंडिया में जो एलपीजी रिफॉर्म किए गए, इससे इंडिया में
ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज इंक्रीजिंग हुआ है, स्पेशली आईटी एंड ऑटो सेक्टर में. इट ऑल्सो क्रिएटेड चैलेंजेस लाइक इनइक्वालिटी, cultural shift, and pressure on sovereignty, requiring a balanced self-reliance alongside integration. ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया में इनइक्वालिटी, कल्चरल शिफ्ट से रिलेटेड कुछ चैलेंज क्रिएट किए हैं, सॉवरेनिटी पर प्रेशर क्रिएट किया है. इम्पैक्ट ऑन इंडिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या रहे हैं इंडिया के ऊपर. नंबर 1, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहे हैं. नंबर 2, सोशल इम्पैक्ट क्या रहे हैं. नंबर 3, पॉलिटिकल गवर्नेंस इम्पैक्ट क्या रहे हैं. नंबर 1, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. प्रोस, इंक्रीज एफडीआई ग्रोथ, कंज्यूमर चॉइस, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज. ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया में एफडीआई इंक्रीज किया है, ग्रोथ इंक्रीज किया है, कंज्यूमर चॉइस इंक्रीज किए हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए क्रिएट किए हैं. कॉन्स, प्रेशर ऑन लोकल इंडस्ट्रीज, राइजिंग लिविंग कॉस्ट. लोकल इंडस्ट्रीज पर प्रेशर बढ़ा है, लिविंग कॉस्ट राइज हुआ है. नंबर 2, सोशल इम्पैक्ट. प्रोस, कल्चरल एक्सचेंज, अवेयरनेस, न्यू मिडिल क्लास अपॉर्चुनिटीज. ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल एक्सचेंज बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ा है पीपल के अंदर, न्यू मिडिल एज क्लास अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं. कौन, कल्चरल होमोजिनाइजेशन, जिसकी वजह से इंडियन कल्चर पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है. इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, लाइफ स्टाइल डिसीज, अर्बनाइजेशन इश्यूज. ग्लोबलाइजेशन की वजह से सोसाइटी के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं. ट्रेडिशनल वैल्यूज का इरोजन हुआ है, लाइफ स्टाइल डिजीज सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज इंक्रीज हुए हैं, अर्बनाइजेशन रिलेटेड इश्यूज इंक्रीज हुए हैं. पॉलिटिकल गवर्नेंस इम्पैक्ट क्या रहे हैं. प्रोस, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आया है, एनजीओज में राइज हुआ है. कॉन्स, चैलेंजेस टू स्टेट सॉवरेनिटी, प्रेशर फ्रॉम ग्लोबल नॉर्म्स, आईपी लॉज, इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट सॉवरेनिटी के बिफोर चैलेंज क्रिएट हुए हैं. ग्लोबल नॉर्म्स, आईपी लॉज की वजह से प्रेशर क्रिएट हुए हैं. नॉन स्टेट एक्टर्स का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ है. इज ग्लोबलाइजेशन शिफ्टिंग अंडर ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर, क्या ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबलाइजेशन शिफ्टिंग हो रहा है. ग्लोबलाइजेशन इज शिफ्टिंग रादर देन सिंपली डिक्लाइनिंग अंडर अ ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर. ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइनिंग नहीं हो रहा है, बल्कि ये शिफ्ट हो रहा है ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर में. इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम अ रूल बेस्ड सिस्टम टुवर्ड अ मोर फ्रेगमेंटेड बायलैटरल एंड प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल. प्रेजेंट में ग्लोबलाइजेशन रूल बेस्ड सिस्टम से एक फ्रेगमेंटेड बायलैटरल एंड प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है. इट मीन्स स्टार्टिंग में जब ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर एक्सपेंड हो रहा था, रूल बेस्ड सिस्टम के थ्रू एक्सपेंड हो रहा था, बट प्रेजेंट में ये अब फ्रेगमेंटेड बायलैटरल एंड प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है. हाई टैरिफ एंड अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज इंक्रीज ट्रेड कॉस्ट, create uncertainty and challenges the WTO. अमेरिका के अदर कंट्रीज पर हाई टैरिफ्स एंड अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने ट्रेड कॉस्ट इंक्रीज किया है, अनसर्टेनिटी ग्लोबली इंक्रीज किया है, डब्ल्यूटीओ के बिफोर कुछ चैलेंज क्रिएट किए हैं. की एस्पेक्ट ऑफ दिस शिफ्ट इंक्लूड, इस शिफ्टिंग के की एस्पेक्ट क्या क्या है. नंबर 1, टैरिफ एंड प्रोटेक्शनिज्म. नंबर 2, फ्रॉम मल्टीलैटरल टू बायलैटरल. नंबर 3, resilience over efficiency. Number 4, geopolitical realignment. Number, tariff and protectionism. Trump's policies have raised tariff to their highest level since the 1930s, prioritizing domestic production and disrupting established global value chain. ट्रम्प की पॉलिसीज ने 1913 के बाद पहली बार टैरिफ रेज किए हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रायोरिटाइज गिवन किया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वैल्यू चेन जो इस्टेब्लिश की गई थी वो अब डिस्टरप्ट हो रही है. नंबर 2, फ्रॉम मल्टीलैटरल टू बायलैटरल. द यूएस इज मूविंग अवे फ्रॉम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO टुवर्ड्स ट्रांसैक्शनल बायलैटरल एग्रीमेंट. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को शिफ्ट कर रहा है. इट मीन्स
ट्रांसैक्शनल बायलैटरल एग्रीमेंट की तरफ ही अब मूव कर रहा है। नंबर 3, resilience over efficiency. Now, nations are reconfiguring supply chains to prioritize security and resilience over the cost efficiencies that drew traditional globalization. Number 4, geopolitical realignment. Now, the world order is shifting toward a more club-based system where economic relationships are driven by political alignment rather than open global rule. प्रेजेंट में वर्ल्ड ऑर्डर क्लब बेस्ड सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप पॉलिटिकल अलाइनमेंट के द्वारा ड्राइवन हो रहे हैं। इट मीन्स पहले इकोनॉमिक रिलेशनशिप ओपन ग्लोबल रूल्स के थ्रू ड्राइवन होते थे, बट अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप पॉलिटिकल अलाइनमेंट के थ्रू ही ड्राइवन हो रहे हैं। व्हाट आर कंसर्न ऑफ दीज शिफ्ट, ये जो शिफ्ट हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, इससे रिलेटेड क्या कंसर्न है? In this changing era, while some sectors like electronics may face significant disruptions, others are simply moving to new regional suppliers. इस चेंजिंग एरा में कुछ सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्निफिकेंट डिसरप्शंस इस तरह के सेक्टर फेस करेंगे। कुछ अदर सेक्टर्स जो न्यू रीजनल सप्लायर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इट इज सिग्नलिंग अ परहैप्स स्लोअर और मोर कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन रादर देन इट्स टोटल डिमाइज। ये यहाँ पर शो हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन अब मोर कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब मोर कंट्रोल्ड फॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। टोटल डिमाइज इसका नहीं हो सकता। In this session, we will discuss India Arab League Summit 2026 in New Delhi. Why in news? India is hosting the second India Arab Foreign Ministerial Meeting in New Delhi on January 31, 2026. Recently, India second India Arab Foreign Ministerial Meeting न्यू दिल्ली में होस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया हैज होस्टेड दिस हाई मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम आफ्टर फर्स्ट इनऑग्रेशन सेशन इन बहरीन इन 2016। इंडिया अरब लीग फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग का फर्स्ट सेशन बहरीन में 2016 में इनऑग्रेट किया गया। इसके बाद इंडिया फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। India holds observer status in the Arab League and views this forum as the highest institutional mechanism for driving its partnership with the Arab world. इंडिया अरब लीग इंडिया को अरब लीग का एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। इंडिया अरब लीग को अरब वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तौर पर देखता है। की डिटेल ऑफ 2026 मीटिंग, प्रेजेंट में मीटिंग चल रहा है, इससे रिलेटेड की डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। को चेयर्स, द मीटिंग इज को चेयर्ड बाय इंडिया एंड यूएई। पार्टिसिपेंट अरब लीग सेक्रेटरी जनरल अहमद अब्दुल गेट, फॉरेन मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल 22 मेंबर स्टेट ऑफ द लीग ऑफ अरब स्टेट आर अटेंडिंग। इस मीटिंग को इंडिया एंड यूएई के द्वारा को चेयर किया जा रहा है। इस मीटिंग में अरब लीग सेक्रेटरी जनरल 22 मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर्स इसको अटेंड करने वाले हैं। शेड्यूल जनवरी 29-30 अराइवल ऑफ डेलीगेट्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स फ्रॉम पैलेस्टीन, कोमरोस एंड सूडान। जनवरी 29-30 को यहाँ पर और डेलीगेट्स का अराइवल होगा, स्पेशली पैलेस्टीन, कोमरोस एंड सूडान से मिनिस्टर्स का यहाँ पर अराइवल होने वाला है। ये अराइवल आज कंप्लीट हो जाएगा। January 3rd, the fourth India-Arab senior officers meeting preceded the main ministerial event. January 31, the primary foreign ministerial meeting. January 31 यानी tomorrow प्राइमरी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होगा। स्ट्रेटेजिक एजेंडा, इस मीटिंग के अंदर स्ट्रेटेजिक एजेंडा क्या होने वाला है? The meeting aims to reset and deepen engagement in several critical sectors. Number 1, regional stability. Discussions are expected to cover the West Asia crisis, including the situation in Gaza, as well as tensions in the Red Sea. Number 2, economic and energy ties. Strengthening trade already valued at over $240 billion and securing hydrocarbon energy supplies. Number 3, new diplomatic openings. The event may facilitate the first ministerial contact between India and the new Syrian government. India and new Syrian government
का यहाँ पर फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्टैक्ट हो सकता है। यही वजह है कि ये एक न्यू डिप्लोमेटिक ओपनिंग इंडिया के लिए हो सकता है। नंबर 5 प्रायोरिटी वर्टिकल्स, continuing cooperation in energy, education, economy, media and culture। इंडिया अरब लीग नेशंस के क्या रिलेशन रहे हैं? इंडिया और अरब लीग नेशंस के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया अरब लीग रिलेशंस फाउंडेशनल टू इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी के लिए इंडिया अरब लीग रिलेशन एक फाउंडेशनल के तौर पर वर्क करते हैं। That are strategic partnership driven by over $240 billion in trade, 60% of India's crude import, and a 5 million strong diaspora। इंडिया एंड अरब लीग के बिटवीन रिलेशन को स्ट्रेंथन करने में कुछ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, सच है इंडिया एंड अरब लीग नेशंस के बिटवीन $240 बिलियन का ट्रेड 2023 में हुआ। 60% इंडिया का क्रूड ऑयल अरब लीग नेशन से इंपोर्ट किया जाता है। अबाउट 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डियास्पोरा इंडिया का अरब लीग नेशंस में है। फॉर्मलाइज्ड इन 2002, अरब लीग को 2002 में फॉर्मलाइज किया गया। फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कॉपरेशन, कल्चरल टाइज, पर्टिकुलरली विद द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल नेशंस। इंडिया एंड अरब लीग नेशंस के बिटवीन रिलेशनशिप का मेन फोकस एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कॉपरेशन और कल्चरल टाइज रहा है। की एस्पेक्ट ऑफ इंडिया अरब लीग रिलेशंस। नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इंडिया gained observer status in 2007 with a formal ties established in 2002। अरब लीग का फॉर्मल तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2002 में हुआ था। 2007 में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है। की प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, इंडिया और अरब लीग के बिटवीन डायलॉग के की प्लेटफॉर्म द अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम, इंडिया अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस, ये प्लेटफॉर्म है। नंबर इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी, अरब नेशंस स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड यूएई are important for India's energy needs, supplying more than 60% of its crude oil and 50% of its fertilizer। इंडिया और अरब लीग के रिलेशनशिप इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अरब नेशंस जिसमें सऊदी अरेबिया एंड यूएई बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से इंडिया अपने ओवरऑल एनर्जी नीड्स के लिए एक सपोर्ट यहाँ से मिलता है। इंडिया जितना ऑयल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 60% ऑयल अरब लीग नेशन से करता है। 50% फर्टिलाइजर अरब नेशन से किया जाता है इंपोर्ट। द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एम्स टू बूस्ट ट्रेड कनेक्टिविटी। IMEC ट्रेड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Number 3 diaspora and remittances, about 5 million Indians work in Arab League nations, extending significant remittances and bolstering the Indian economy। Number 4 strategic and defense cooperation, deepening ties with Saudi Arabia and UAE now include intelligence sharing, joint military exercise and technology collaboration। सऊदी अरेबिया एंड यूएई के साथ टाइज अब डीप हो रहे हैं, जिसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन इंक्लूड है। रिसेंट एग्रीमेंट फोकस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई एंड सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। नंबर 5 जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, while historically balanced, India now enjoys stronger direct and non-ideological ties with Arab nations। Key areas of cooperation include fighting extremism and more recent support for the Palestine alongside pragmatic relations with Israel। की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो रहे हैं वो एक्सट्रीमिज्म से फाइट करना रहा है एंड मोर रिसेंटली इंडिया ने पैलेस्टीनियन को सपोर्ट किया है, जबकि इजराइल के साथ भी अपने रिलेशंस को मेंटेन किया हुआ है। अबाउट अरब लीग, द अरब लीग लीग ऑफ अरब स्टेट इज अ रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 22 अरब कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका।
अरब लीग एक रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 22 अरब कंट्रीज एंड अफ्रीका इंक्लूड है। फॉर्मेशन established in Cairo in 1945, growing from the pan अरबिज्म मूवमेंट। 1945 में अरब लीग स्टेब्लिश हुआ था। पैन अरबिज्म मूवमेंट से ये ग्रो हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड येमेन। Membership comprises 22 member states including Palestine from North Africa, Horn of Africa and Southeast Asia। अरब लीग के अंदर अबाउट 22 मेंबर्स हैं। कुछ कंट्रीज नॉर्थ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया से भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन टाइज, कोऑर्डिनेट पॉलिसीज फॉर कॉमन इंटरेस्ट such as social interest, cultural interest, economic interest, resolve dispute peacefully and promote security and stability। अरब लीग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेंबर कंट्रीज के बीच में टाइज को स्ट्रेंथन करना, कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉलिसीज पर कोऑर्डिनेट करना, डिस्प्यूट को पीसफुली तरीके से रिजोल्व करना, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। स्ट्रक्चर हेडक्वार्टर्ड इन कैरो, हैज अ काउंसिल, जनरल सेक्रेटेरिएट एंड वेरियस कमिटीज। अरब लीग का हेडक्वार्टर कैरो में है। इसका एक काउंसिल भी है, जनरल सेक्रेटेरिएट भी है, वेरियस कमिटीज इसके अंडर हैं। फंक्शंस वर्क्स ऑन ट्रेड, फाइनेंस, कम्युनिकेशंस, हेल्थ एंड कल्चरल अफेयर्स, एमिंग टू क्रिएट अ यूनिफाइड अरब फ्रंट। Challenges often face criticism for disunity and inability to enforce decisions due to differing member state interest। डिसयूनिटी एंड इनएबिलिटी टू इन्फोर्स डिसीजंस की वजह से इसको क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ते हैं।